स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं तन्नू यादव आपको ले चलती हूँ सैर सपाटा की ओर, जहाँ हम आपको अक्सर ले जाया करते हैं। हर एक जगह की अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानी आप तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, दुनिया में हजारों ऐसे सुरंग हैं जिसका जिक्र ना हमने कभी सुना है ना हमने कभी देखा है, लेकिन कुछ ऐसे सुरंगें हैं जहाँ पर जाना मुमकिन ही नामुमकिन है। तो हम आपको घर बैठे ही उस जगह पर लेके चलते हैं और वहाँ का सैर कराते हैं। हर कोई चाहता है कि घूमने जाए, लेकिन कोरोना काल के कारण हम घर से ना निकल पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे। डर एक मानो दिल में बना हुआ रहता है कि कहाँ कहीं कुछ हो ना जाए हमारे शरीर को। तो हम आपको निडर ही सही और घर बैठे स्वस्थ से और सही से एक ऐसे सफ़र को ले जाते हैं जहाँ पर आप घूमकर अपने आप को तरोताज़ा पा सकते हैं। तो हमारे साथ में आप जुड़िए, हम आपको ले चलते हैं दुनिया की अनसुनी अनकही सुरंगों के पास। चलिए अब अपने हेलमेट्स पहन लीजिए, क्योंकि हम आपको दुनिया की 10 मोस्ट एक्सट्रीम टनल्स के अंदर ले जाने वाले हैं। क्या कुछ इससे ज्यादा भी एक्सट्रीम हो सकता है? नंबर 10 के लिए हम मॉस्को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर है क्रेजीएस्ट टनल। कुछ अनाड़ी रशियन ड्राइवर्स को लीजिए, उन्हें कुछ पतली लेन्स पर डालिए, उसमें थोड़ी कम रोशनी मिलाकर ऊपर से ब्लैक आइस डाल दीजिए और आपके सामने होगा एक रशियन जानलेवा कॉकटेल। ये टनल बहुत ही ज्यादा बदनाम है, इतनी ज्यादा बदनाम है कि लोग इसे द टनल ऑफ डेथ कहते हैं। 7 लेन्स वाली 3 किलोमीटर लंबी लिफोर्टवो टनल। ये टनल मॉस्को की सबसे लंबी टनल है। ये 3rd रिंग रोड का एक क्रूशियल लिंक है जो शहर को ट्रैफिक जैम से बचाता है, और ये उन पुराने लैंडमार्क्स के रूट को फॉलो करती है जो कभी कैपिटल की पहचान हुआ करते थे। लेकिन ये इसके लिए मशहूर नहीं है, बल्कि ये अपने जानलेवा एक्सीडेंट्स के लिए बदनाम है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज लगभग 3 खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा कि आखिर ये टनल इतनी खतरनाक है क्यों। हालांकि जिन्होंने इसे बनाया है उनके हिसाब से ये रशिया की सबसे सेफ टनल है, खास तौर पर अगर आपको किसी इमरजेंसी में बाहर निकलना हो। कम से कम इंजीनियर याकोव वॉल्सिन का तो यही कहना है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी टनल यूरोप की सबसे सेफ टनल है। हमने इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले हैं, जैसे कि एक्सीडेंट होने के बाद लोगों को बाहर निकालने के लिए इवैक्यूएशन शैफ्ट्स बनाई गई हैं। याकोव के हिसाब से इन एक्सीडेंट्स की वजह ये टनल या इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट नहीं है, बल्कि रशिया के ड्राइवर्स हैं जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती। सिर्फ 2012 में ही रशिया की सड़कों पर 28,000 लोगों की जान गई। मतलब हर रोज हर 1 घंटे में 3 लोगों की मौत। इसके बावजूद इस टनल के बारे में जर्नलिस्ट व्लादिमीर बार्शव की राय बिल्कुल अलग है। इन्हें लगता है कि इस पूरे फसाद की जड़ ये टनल खुद है। मेरे हिसाब से हादसों के लिए ये टनल खुद जिम्मेदार है। ये बहुत पतली है और छत बहुत नीची है इसकी। लेकिन टनल को बनाने वाले याकोव इनकी इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं है। इनके पास एक और भी वजह है, और वो ये कि उसमें से बहुत ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। तो क्या ये सारे एक्सीडेंट सिर्फ ज्यादा ट्रैफिक की वजह से होते हैं? आइए इसको फिर से देखते हैं। सॉरी याकोव, उस कार के आगे पूरी सड़क खाली थी। एक और थियोरी है, ये टनल याउजा रिवर के नीचे बनी है और यहाँ पर टेम्परेचर -38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इस वजह से इस सड़क के सरफेस पर ब्लैक आइस की शीट्स जम सकती हैं। हमने देखा है कि गाड़ियां फिसल जाती हैं और ब्रेक लगाने पर वो रुकती नहीं है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये कार आइस पर स्किड हुई है। तो इस टनल में ये खतरनाक एक्सीडेंट्स आखिर हो क्यों रहे हैं? बेकार ड्राइविंग, या डिजाइन, या ब्लैक आइस? कुछ लोग कहते हैं कि ये टनल एक पुराने कब्रिस्तान के नीचे बनी है। ये शापित है, तो क्या एक्सीडेंट्स की वजह ये है? इसका फैसला आप खुद ही कीजिए। हमें तो बस इतना पता है कि ये दुनिया की क्रेजीएस्ट टनल है।
इसके बाद हम न्यूयॉर्क के बीच जा रहे हैं क्योंकि वहीं पर है टफेस्ट टनल। मॉस्को की टक्करें अनजाने में होती हैं, पर यहाँ पर धमाके जानबूझकर किए जाते हैं। मैनहट्टन की सड़कों के नीचे एक हैरत अंगेज नई सबवे लाइन बनाने का काम चल रहा है। अभी तक 1800 टन डायनामाइट इस्तेमाल करके 18 नए स्टेशंस बनाए गए हैं और यहाँ 50 टन कंक्रीट हर रोज डाला जाता है ताकि इस टनल के हर एक इंच को सील किया जा सके। ये है सेकेंड एवेन्यू सबवे टनल। $17 बिलियन से बनी ये टनल मैनहट्टन की पूरी ईस्ट साइड को कनेक्ट कर देगी। ये 14 किलोमीटर लंबी होगी और हार्लम डाउन से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी। ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है, जैम्स लगना एक आम बात हो गई है और इसीलिए सेकेंड एवेन्यू सबवे न्यूयॉर्क सिस्टम की इस मुश्किल को आसान कर देगा। एक्सपर्ट टनलिस्ट की इस टीम को सैंड हॉक्स कहते हैं। इनके लीडर हैं फॉर्मन मॉर्गन कर्न। वैसे ये आयरलैंड के वेस्ट में गॉल्वे के रहने वाले हैं, लेकिन 40 साल पहले ये एक मास्टर टनलर बनने का एम लेकर न्यूयॉर्क आ गए थे। अब ये स्काई स्क्रेपर्स की फाउंडेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर ब्लास्ट करने वाले हैं। ये बहुत खतरनाक है, सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। ये मत भूलिए कि हम मैनहट्टन में हैं। यहाँ पर ब्लास्टिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, वरना बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँच सकता है। आज मॉर्गन की टीम को सबसे मुश्किल कामों में से एक करना है, कंक्रीटिंग। इस काम में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक घंटे में 10 ट्रक 16 किलोमीटर का सफर तय करके ब्रॉन्क्स से यहाँ पहुँचते हैं और हर एक में 7 टन कंक्रीट लदा होता है। सैंड हॉक्स के पास ट्रक्स का अगला बैच आने से पहले सिर्फ 40 मिनट होते हैं कंक्रीट को ट्रक से टनल में डालने के लिए, और अगर देर हो जाए तो इंतजार की वजह से हर ट्रक में $2000 का नुकसान होता है और कई टन कंक्रीट खराब हो जाता है, और ये सब कुछ जमीन के ऊपर होता है। लिक्विड कंक्रीट को स्टील लेवल से नीचे पंप किया जाता है। इसका प्रेशर एक गार्डन हॉर्स से 70 गुना ज्यादा होता है। वो टनल्स में से होता हुआ वॉल्स और फ्लोर पर पहुंचता है और वहां पर वो एक मजबूत वाटर टाइट शेल बनाता है। जरा सी देर हुई और सारा काम खराब। थोड़ा जल्दी करो, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। इन्होंने ऊपर वाले पंप को बंद कर दिया है और कंक्रीट को रोकने के लिए पाइप में वेजेस डाल रहे हैं और साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा लग रहा है कि लिक्विड कंक्रीट को ले जाने वाली पाइपलाइंस में से एक ब्लॉक हो गई है। सैंड हॉक्स जानते हैं कि इस वजह से हो रही ये देरी बहुत महंगी पड़ सकती है। इन लाइंस में बहुत ज्यादा प्रेशर है, इनसे कोई हादसा भी हो सकता है। मॉर्गन बताते हैं कि क्या करना है। हमें इस लाइन को उड़ाना होगा। इन्हें ब्लॉकेज को ढूंढकर इसे क्लियर करना होगा। ओके, ऑलराइट। उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। इनके पास कुछ ही मिनट्स हैं, वरना जो कंक्रीट ये टनल वॉल पे पहले डाल चुके हैं वो सेट होने लगेगा। अगर ये अगली लेयर आने के पहले से सेट हो जाता है तो हम इसे कोल्ड जॉइंट कहते हैं। मतलब कि नया कंक्रीट आने से पहले पुराना सेट हो चुका था। इससे दरार पड़ सकती है जिससे पानी अंदर आ सकता है, जो कि ठीक नहीं है। पोरिंग में देरी से वॉल की मजबूती पर असर पड़ सकता है। उसे ठीक करने के लिए इन्हें 18 टन कंक्रीट को उखाड़कर फिर से बिछाना पड़ेगा। खुशकिस्मती से मॉर्गन के पास एक प्लान है। ये ब्लॉकेज को एक स्पंज बॉल यूज करके फ्लश करेंगे, जिसे रैबिट कहते हैं। ये है जिसको हम रैबिट कहते हैं। ये पाइप में टाइटली फिट हो जाता है और उसे पूरी तरह से साफ कर देता है। रैबिट को हाईली प्रेशराइज्ड एयर से पाइप में आगे धकेला जाता है। जब ये दूसरे सिरे से बाहर आता है उसके बाद ही पता चलता है कि ब्लॉकेज क्लियर हुई है या नहीं। इनका प्लान कामयाब रहा। अब ठीक है। पंप ऑन टेडी, पंप ऑन। टर्न इट अप टेडी। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और टीम अपना काम फिर से शुरू कर सकती है। शायद कंक्रीट का खराब बैच आ गया होगा, पर अब सब कुछ क्लियर है और वो काम पूरा कर चुके हैं। ऐसा हर रोज नहीं, कभी कभी होता है। एक बार फिर सेकेंड एवेन्यू टनल ने मॉर्गन और इनकी टीम को हमेशा अलर्ट रहने की हिदायत दी है। ये एक और मंडे था।
ऐसी चीजें मंडे या फ्राइडे को होती हैं, बीच में कभी नहीं। पर अब हम फिर से पंपिंग कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज टीम ने सबवे टनल के और 40 मीटर को कंक्रीट से ढक दिया है, लेकिन हर दिन अपने साथ नए चैलेंजेस लेकर आता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। जब तक कंक्रीट की आखिरी लेयर नहीं डाल दी जाएगी, ये मैन वर्सेस वर्ल्ड्स टफेस्ट टनल्स में से एक यूं ही चलता रहेगा। हमने न्यूयॉर्क में दुनिया की टफेस्ट टनल देखी। अब टनल नंबर 8 के लिए आपके पास फौलाद का सीना होना चाहिए। हम आपको वियतनाम की वॉर टनल्स में ले जा रहे हैं। ये कई 100 किलोमीटर लंबी हैं और इन्हें वियतकॉन्ग ने बनाया था उन वेस्टर्न सोल्जर्स के लिए जिन्हें इन टनल्स में लड़ना होता था। वियतकॉन्ग वो बेखौफ वियतनामीज रेजिस्टेंस आर्मी थी जिसने वियतनाम वॉर में अमेरिका और उनके अलायंस को हराया था। ये थी दुनिया की डेडलीस्ट टनल्स। आज हजारों टूरिस्ट्स इन अंडरग्राउंड पैसेजवेज में दाखिल होते हैं। वो देखने आते हैं कि वियतकॉन्ग अपने वेस्टर्न एनिमीज से किस तरह छुपते थे और बिना किसी को खबर हुए यहाँ वहाँ कैसे आते जाते थे। वियतकॉन्ग छुपकर लड़ने में माहिर थे और उनका सबसे बड़ा हथियार थी ये अंडरग्राउंड टनल्स। पूरे साउथ वियतनाम में टनल्स की इस विशाल भूल भुलैया को सिर्फ हाथों ने बनाया था। मॉनसून सीजन के दौरान जब मिट्टी नरम हो जाती थी, मजदूरों की विशाल सेनाएं टनल्स की खुदाई करती थी और फिर ड्राई सीजन आने पर ये टनल सख्त होकर रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर में बदल जाती थी। इन टनल्स में कई तरह के खतरे होते थे। स्नेक्स और रैट्स तो होते ही थे, साथ में शार्पन्ड स्टिक्स होती थी और खास बात यह कि दुश्मन को मालूम होता था कि आप वहां आ रहे हैं। टनल्स के अंदर होने वाली लड़ाई बहुत भयानक होती थी। हर मिशन जानलेवा मिशन हो सकता था। लेकिन फिर साइगोन से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें पता चला कि वियतकॉन्ग अपनी टनल्स के हर एक इंच को बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। हमें असल में ये पता चला कि वियतकॉन्ग का हेडक्वार्टर्स कूची टनल्स के अंदर ही है। इन टनल्स में वियतकॉन्ग कमांड पोस्ट थी। हमें अंदर से 5 लाख से भी ज्यादा कागज के टुकड़े मिले और एम्यूनिशन और रेडियोज और इस तरह की चीजों की तो बात छोड़ ही दीजिए। असल में वो इस वॉर का सबसे ज्यादा चौंका देने वाला पहलू था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें हॉस्पिटल्स, हथियारों के ढेर और फूड स्टोर्स मिलते चले गए। किसी को पता न चले इसलिए उनके एग्जिट्स और एंट्रेंसेस सीक्रेट थी। ये साफ हो गया कि वियतनाम में चल रही अंडरग्राउंड वॉर को जीतना इम्पॉसिबल है। दिन के वक्त सैंडी एक टनल में जाकर पक्का कर लेते थे कि वो खाली है और फिर ऊपर अपने कैंप में आ जाते थे। लेकिन रात में वियतकॉन्ग फिर वापस आते थे। हमें आवाज आती थी कि दुश्मन उन टनल्स में वापस आ गया है। हमें उनकी आवाजें सुनाई देती थी और हम ये सोचते थे कि कल हम फिर से अंदर जाएंगे, कल हम फिर से अंदर जाएंगे। वाकई बहुत ही खतरनाक था वो सब। एक खतरनाक अंडरग्राउंड वॉर की एक खौफनाक यादगार। नंबर 7 के लिए हम यूएसए जा रहे हैं। यहाँ पर वो सेफेस्ट टनल है जिसमें दुनिया को खत्म होते हुए देखा जा सकता है। वियतनाम के जानलेवा पैसेजवेज में मौत रहती थी, लेकिन कैंसस का ये सर्वाइवल बंकर उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें ब्लास्ट डोर्स, 5 स्टार लिविंग और 24/7 सर्वेलेंस है। ये न्यूक्लियर मिसाइल साइलो वो सबसे सेफ टनल हो सकती है जिसमें आप कभी गए हों। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ कैंसस, फ्लैट, फ्रोजन और फीचरलेस। लेकिन इसके नीचे उन टनल्स का एक जाल है जिन्हें भुला दिया गया है और उन्हें प्रॉपर्टी डेवलपर लैरी होल ने खरीद लिया है। 9/11 के हमले और अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद लैरी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि किसी भी दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। वैसे हालात से निपटने के लिए इस कोल्ड वॉर इरा मिसाइल साइलो से अच्छा और क्या हो सकता है। ये इंसान के आज तक बनाए गए स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये बहुत भारी 900 किलो का दरवाजा है। ये जो टीथ देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर बने इन ग्रूव्स के बीच में जाकर इंटरलॉक हो जाते हैं। ये यहाँ पर वेल्ड हुए हैं, तो बहुत ही मजबूत दरवाजा है ये। असल में इसे न्यूक्लियर ब्लास्ट शॉक वेव से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये काफी मजबूत है।
लैरी के मिसाइल साइलो 60s में बनाए गए कोल्ड वॉर आर्मी सरप्लस का अल्टीमेट पीस है, जिसे बनाया गया था न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने के लिए। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह की 72 फैसिलिटीज थी। 1962 में मिलिट्री स्ट्रेटजी में बदलाव के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन लैरी को लगता है ये 21st सेंचुरी में बहुत काम की चीज साबित हो सकती है। तो इन्होंने लाखों डॉलर खर्च करके कभी ऐसे दिखने वाले इस साइलो को ऐसा बना दिया। लैरी जैसे लोगों के लिए ये जिंदा रहने का अल्टीमेट तरीका है। चाहे किसी भी तरह की प्रलय आए, ये उसके लिए तैयार हैं। इस फैसिलिटी को हर पहलू को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सिविल अनरेस्ट हो या सोलर फ्लेयर या एक मीटियोर हो या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो या फिर F5 टॉर्नेडो या अर्थक्वेक या एक वॉल्केनिक इरप्शन हो, ऐसी कोई भी चीज हो। लैरी के पास जमीन के नीचे 5 सालों तक जिंदा रहने के लिए हर चीज है। इनके पास 24/7 फुली फंक्शनिंग कंट्रोल सेंटर है। जब बाहर तबाही मची होगी, लैरी उसे हाई डेफिनेशन में देख रहे होंगे। हमारे पास डे विजन, नाइट विजन है। हमारे पास यहाँ लीथल और नॉन लीथल डिफेंसिव सिस्टम्स हैं। तो अगर कोई यहाँ पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जब बाहर से किसी के आने जाने का खतरा नहीं, तो लैरी अपने खाने और पीने पर ध्यान दे सकते हैं। इन्होंने यहाँ अंदर अपनी सब्जियां उगाने का फैसला किया है। इनके इस इंडोर हाइड्रोपोनिक गार्डन को फीड करने के लिए ह्यूमन वेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये इन बड़े टैंक्स में मछलियां पालेंगे और बाकी सब चीजों के लिए ये बहुत सारा डिलीशियस कैंड फूड है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है। हमारे पास मूवी थिएटर है, हमारे पास बच्चों के लिए आर्केड है, हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग वॉल है, हमारे पास एक लाजवाब रिजॉर्ट स्टाइल पूल भी है। इस पूल में आप अपनी फैमिली के साथ कई घंटे मजे कर सकते हैं। लेकिन ये एक और बेहद जरूरी काम भी करता है। ये साइलो के ऊपर है, तो इसका पानी नीचे रहने वालों को जानलेवा न्यूक्लियर पार्टिकल से भी बचाता है। क्या बात है। प्रॉपर्टी डेवलपर लैरी ने यहाँ नीचे 12 लग्जरी कॉन्डोज बनाए हैं। इस हर एक कॉन्डो में लगभग 10 लोग रह सकते हैं। यहाँ ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है और ये आखिर तक आपका होगा, या कम से कम तब तक जब तक ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाएगी। एक कॉन्डो की कीमत $30 लाख, वो भी कैश। इन्हें वो कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैसा है, और लगता है इन कॉन्डोज की बहुत डिमांड है। लैरी ने सिर्फ एक अपने लिए रखा है, बाकी सब बिक चुके हैं। हम जमीन से करीब 65 फीट नीचे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है और आप यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, और ये सब देखते हुए यहाँ पर कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। इट्स परफेक्ट। अच्छा है, यहाँ पर बैठकर आराम से कॉफी पीजिए और सामने मौजूद स्क्रीन पर दुनिया को खत्म होते देखिए। यहाँ के इंचार्ज लैरी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये न्यूक्लियर मिसाइल साइलो दुनिया की सेफेस्ट टनल है। लेकिन इन्हें खरीदने वाले सावधान रहें। हो सकता है उस ब्लास्ट डोर के एक बार बंद होने के बाद आप उसे फिर कभी खोल ही ना पाएं। नंबर 6 पर वियर्डेस्ट टनल, जो कि चाइना में है। सभी टनल्स लंबी, सीधी, डार्क और मोनोटोनस होती हैं, राइट? रॉन्ग। अब हम आपको शंघाई में मौजूद बुन टनल के ट्रिप पर ले जा रहे हैं। 647 मीटर लंबी, रंग बिरंगी जादुई कार्पेट राइड, ये दुनिया की सबसे अजीब टनल है। द बुन दुनिया की वो अकेली टनल नहीं है जिनमें मल्टी कलर्ड लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन और जगहों पर इन्हें ज्यादा सीरियस रीजंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्वे की 25 किलोमीटर लंबी लेयरडाल टनल दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है। यहाँ पर ड्राइवर्स को अलर्ट रखने के लिए लाइटिंग स्कीम्स को लगातार बदला जाता है। शानदार शहर शंघाई के लाजवाब लाइट डिस्प्लेज इस शहर की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके हैं। पर इन स्काई स्क्रेपर्स के नीचे का एक्सपीरियंस इससे कहीं ज्यादा अजीब है। जब 2000 में द बुन टनल को खोला गया तो ये माना गया कि ये टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचेगी।
ये वांगपू रिवर को पार करके ओल्ड शंघाई से लुजासुए नाम की मॉडर्न फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक जाने का एक नया तरीका है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपकी जेब बहुत भारी होनी चाहिए। ये फेरी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा महंगी है। द बर्न्ट पेडेस्ट्रियन टनल ये बेसिकली दुनिया की सबसे खराब डिज्नी राइड है। आप इस कार में बैठते हैं और आप पर अजीब सी लाइट्स और साउंड इफेक्ट्स की बौछार हो जाती है। ये सेंसरी ओवरलोड 5 मिनट तक रहता है, इसमें सिर घूम जाता है। लेकिन लगता है कि चाइना के लोगों को ये बहुत पसंद है, क्योंकि इस ट्रिप पर अभी तक 20 लाख लोग जा चुके हैं। हो सकता है ये आपकी आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना हो, लेकिन ये वियर्डेस्ट टनल चाइनीज हाईटेक रेवोल्यूशन का एक सिंबल जरूर है। चाइना में 21st सेंचुरी टनल्स ब्राइट लाइट्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी से भरी होती हैं। लेकिन अब हम हनान प्रोविंस के पहाड़ों पर जा रहे हैं अपनी रिस्कीएस्ट टनल को ढूंढने के लिए। शंघाई की चकाचौंध से 1200 किलोमीटर दूर ये है ग्योलियांग नाम का गांव। ये एक ऊंची चट्टान पर है और इतना रिमोट है कि यहाँ पर रहने वाले 350 लोगों को सबसे पास की सड़क तक पहुँचने के लिए एक स्टीप पहाड़ी रास्ते से उतरना पड़ता है। ये सब 1972 तक चला, जब गांव के लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर अपने हाथों से इस 1.3 किलोमीटर लंबी टनल को बनाने का फैसला किया। तो ये है दुनिया की सबसे रिस्कीएस्ट टनल्स में से एक, ग्योलियांग टनल। हनान प्रोविंस के पहाड़ों में बसा हुआ ग्योलियांग बाहर की दुनिया से कटा रहता है। है ना? अगर आप इसी गांव से हैं तो नहीं। सेवेंटीज में शेनचुन फू ग्योलियांग में एक यंग फार्मर थे। इन्हें अपने सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए इस खतरनाक रास्ते पर 2 घंटे चलना पड़ता था। तो इन्होंने और इनके दोस्तों ने बाहर की दुनिया से कोई हेल्प लिए बिना अपने लिए एक रोड टनल बनाने का फैसला किया। इनके औजार थे हैमर्स, चिजल्स और डायनामाइट की कुछ स्टिक्स। हमने आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और लाजवाब जगहों पर रोज लेकर आते और जाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें साहित्य टाइम्स। अभी हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।